हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के लिए इन्वेस्टिगेटर एग्जाम्स के अंदर आने वाली स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है सहज संबंध यानी कि कोरिलेशन। और कोरिलेशन में मैं कोरिलेशन के बारे में पूरी डिटेल और कोरिलेशन के टाइप्स के अंतर्गत मैं जो है दोस्तों आप लोगों के सामने परिवर्तन की दिशा के आधार पर जो था उसके बारे में बात कर चुका हूँ। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज हमारी बात करनी है दोस्तों किसके साथ में, तो आज हमारी बात होगी आपके परिवर्तन के जो अनुपात है उसके आधार पर। परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर कितने टाइप्स है, रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध। ठीक है, धनात्मक सहसंबंध क्या होते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध क्या होते हैं, ये हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धनात्मक सहसंबंध जब वो कहलाते हैं जब दो चर मूल्यों की समक मालाओं में समान दिशा में परिवर्तन होता है, यानी एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी वृद्धि होगी, एक में कमी आ रही है तो दूसरे में भी कमी, तब धनात्मक सहसंबंध होता है। लेकिन अगर एक में वृद्धि हो रही है दूसरे में कमी और दूसरे में वृद्धि और एक में कमी, तब होता है ऋणात्मक सहसंबंध। इन दोनों के बारे में मैं ग्राफ वगैरह के बारे में पूरी डिटेल में बात कर चुका हूं। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों रेखीय सहसंबंध की और वक्र रेखीय सहसंबंध की और। चलिए टॉपिक डालिएगा दोस्तों आप लोग। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं आप लोगों के लिए। चलिए रेड से ही लिख देते हैं। रेखीय सहसंबंध क्या है दोस्तों, रेखीय सहसंबंध। और जैसा कि हम ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं दोस्तों हम उनके परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। तो परिवर्तन के अनुपात के आधार पर क्या होगा, अब पहले बात करते हैं कि अनुपात कौन सा और परिवर्तन कौन सा और क्या। तो देखिए दोस्तों, जब हमें दो समक मालाएं दे रखी हो x और y, इनकी कुछ क्वांटिटीज है, जैसे कि आप सपोज करिए 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ है आपके 10 15 20 25 और 30। तो आप यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ हमेशा हो रहा है +1 और यहाँ हमेशा हो रहा है +5। तो x और y में एक चीज कॉमन है क्या, दोनों में एक तो बढ़ोतरी हो रही है और दोनों में फिक्स मात्रा में ही बढ़ोतरी हो रही है। ये चीज देखिए आप कैसे, भाई +1 ही हो रहा है इस तरफ और इसमें +5 भी हो रहा है। तो जब इस प्रकार के ये जो दोस्तों समक मालाएं दे रखी हो दो श्रेणियों की, तब होता है रेखीय सहसंबंध। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कहने का तात्पर्य इतना है कि एक श्रेणी के चर मूल्य में आने वाले पर जो परिवर्तन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में दूसरी जो श्रेणी है उसके चर मूल्यों में भी निश्चित दर में ही परिवर्तन आए, तब हम क्या कहेंगे कि वह क्या है, रेखीय सहसंबंध है। कैसे, x में +1 की वृद्धि होगी तो y में +5 की वृद्धि होगी। ये एक जो स्टेटमेंट बनेगा ये रेखीय सहसंबंध को डिनोट करेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ डेफिनेशन देखिए, स्पेस है तो यहीं पर लिख लीजिए। जब एक श्रेणी जब एक श्रेणी के चर मूल्यों में आने वाले परिवर्तन के प्रति उत्तर यानी उसके रेस्पेक्ट में या उसमें जितना वृद्धि आया उसके उत्तर में दूसरे में क्या परिवर्तन आएगा, तो प्रति उत्तर में उससे संबंधित दूसरी श्रेणी में परिवर्तन आते हैं तो ऐसे चर मूल्यों को रेखीय सहसंबंध यानी कि लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन
कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो वापस से समझिए, देखो, जब एक श्रेणी के चर मूल्य में आने वाले परिवर्तन के प्रति उत्तर में उससे संबंधित दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन आते हैं और वे एक निश्चित अनुपात में आएंगे, ठीक है, ये लाइन आप लिख लीजिए, एक निश्चित दर लिख लीजिए। तो देखो परिवर्तन, यहाँ मैं एक दूसरा पेन, ब्लू पेन यूज करके लिख लेता हूँ। देखिए, एक निश्चित दर से, ठीक है, एक निश्चित दर से यानी एक फिक्स मेथड से आएगा। इसमें +1 तो इसमें +5, इसमें +2 तो इसमें +10, इसमें +16 हो रहा है और इसमें +30 हो रहा है, तो +16 +30 ही चलता रहेगा। तो इसे क्या कहा जाता है? रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। हम इसके एग्जाम्पल लेकर के बढ़ेंगे आगे। देखिए अब x और y, यहाँ क्या हो जाएगा? 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400 और यहाँ 500। कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 100 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ हम लेंगे 40, यहाँ लेंगे 80, यहाँ लेते हैं 120, यहाँ लेते हैं 160, यहाँ लेते हैं 200। एक चीज़ नोट करी, यहाँ कितना हो रहा है? प्लस का 40, यहाँ कितना हो रहा है? प्लस का 100। तो ये एक फिक्स अनुपात में चला और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल, इनसे क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, बस इस प्रकार की एक्स और वाई बना के देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें कौन सा सहसंबंध है? रेखीय सहसंबंध है, अरेखीय सहसंबंध है, धनात्मक सहसंबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध है, या आगे पढ़ने वाले हैं सरल सहसंबंध है, बहुगुणी सहसंबंध है, आंशिक सहसंबंध है। बस इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कुछ टाइप के आते हैं, आगे बात करेंगे। देखो अब एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ हो रहा है 25, फिर हो गया 50, फिर हो गया 75, फिर हो गया आपके 100 और फिर 125, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है? देखिए 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200 और फिर 100, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ नोट करिए, यहाँ हो रहा है माइनस का 100 और यहाँ हो रहा है प्लस का 25, हो रहा है ना। अब यहाँ एक चीज आप रिलेट करना सीखिए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है रेखीय सहसंबंध नहीं है तो रेखीय सहसंबंध ही, क्योंकि अनुपात फिक्स है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है, साइन नहीं। आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, इसका परिणाम देखेंगे कि परिणाम कितना है, परिणाम कितना आ रहा है? 100, 40, 25, 100 ही है। मैंने ये दो एग्जाम्पल एक साथ इसलिए लिए क्योंकि जब दोनों तरफ प्लस ही हो तो उसे कहा जाता है सह संबंध पूर्ण धनात्मक। क्या है? पूर्ण धनात्मक है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? देखो एक तरफ हो रहा है +25, एक तरफ हो रहा है माइनस का 100। तो एक तरफ +25 है, एक तरफ -100 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सह संबंध पूर्ण ऋणात्मक। कैसा? पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है, लेकिन कैसा है? पूर्ण ऋणात्मक है। और यहाँ कैसा है? पूर्ण धनात्मक है। और धनात्मक कब होता है? जब दोनों में बढ़ोतरी हो। और ऋणात्मक कब होता है? जब एक में बढ़ोतरी एक में कमी। तो सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है? एक तरफ 25 बढ़ रहे हैं, एक तरफ 100 घट रहे हैं, इसलिए, ठीक है। और इसका ग्राफ तो दोस्तों जो है स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि सेम जब डिफरेंस होता है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। या आप लोग बना लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है, ये बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हुआ दोस्तों आपका क्या? रेखीय सहसंबंध की पूरी बात। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट आता है दोस्तों आप लोगों का अरेखीय। कैसा? अरेखीय या अरेखीय, या आप कह सकते हैं इसे कि वक्र रेखीय। कैसा? वक्र रेखीय, ठीक है। तो वक्र रेखीय सहसंबंध, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब तो अरेखीय या फिर आप वक्र रेखीय। क्यों अरेखीय? मतलब जहां लाइन नहीं हो, और वक्र रेखीय यानी कि जहां वक्र बन रहा हो। तो भाई लाइन नहीं है तो वक्र तो बनेगा ही, कुछ तो बनता ही है ग्राफ का, ठीक है। तो अब आप लोगों को चलिए बात करता हूं अरेखीय के बारे में। अरेखीय का मतलब केवल इतना है, जैसा कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेखीय सहसंबंध में क्या होता है? दोनों श्रेणियों में समान मात्रा में परिवर्तन आता है। दोनों में क्या होता है? समान मात्रा में। अगर एक तरफ +25 हो रहा है तो दूसरी तरफ +100 हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली यही चलेगा। लेकिन अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध में क्या होगा?
एक और तो आपके जैसे +25 हो गया और दूसरी तरफ +50 एक बार, फिर दूसरी बार वहां पर +30 हुआ तो वहां पर +100 हो गया। मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं होगा। अल्टीमेटली अगर कहना चाहे तो रेखीय सहसंबंध में दोस्तों आपके समांतर श्रेणी बनती है, क्योंकि समांतर श्रेणी क्या होती है, वह समांतर श्रेणी का तात्पर्य केवल इतना होता है कि उनका प्रत्येक पद का डिफरेंस जो है वो आगे बढ़ता रहता है और सेम होता है डिफरेंस, तो उसे कहा जाता है रेखीय सहसंबंध। तो रेखीय सहसंबंध किसका एक एग्जांपल है, आपके एपी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या समांतर श्रेणी का, जबकि आपके वक्र रेखीय सहसंबंध में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको डायरेक्ट पहले समझाता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एक्स और वाई, मान लीजिए यहां हो रहा है 1, 3, 7, 10 और 15, हुई तो बढ़ोतरी है। यहां हो रहा है सपोज करिए 2, 2 से 10, 10 से 12 और 12 से आपके मान लीजिए 18 और 18 से मान लीजिए 30। दोनों ही तरफ क्या हुआ है, प्लस हुआ है कुछ न कुछ। ठीक है, दोनों ही तरफ क्या हुआ है, प्लस हुआ है। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, क्या फिक्स अनुपात में है, नहीं। यहाँ है +2 तो यहाँ +4, यहाँ फिर वापस से +3 और यहाँ +5, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। यहाँ +8 फिर +2 फिर +6 और फिर +12। तो आपने देखा कि बढ़ोतरी हो रही है लेकिन पैटर्न नहीं है। इसे ही कहा जाता है अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध। क्यों, क्योंकि जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, बढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बनता है दोस्तों कब, जब अरेखीय या वक्र रेखीय ग्राफ बनाने हो तो इस टाइप का ग्राफ बनता है जब दोनों में बढ़ोतरी हो। अगर एक में बढ़ोतरी एक में कमी वाला एग्जांपल लूं तो देखिए एक्स और वाई। एक्स मान लीजिए आपका दोस्तों है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 15, और जबकि यहां पर आप ले लीजिए कि यहां पर आपका है 4, 3, 2, 1। यहाँ पर क्या हो रही है, -1 से कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, पर हो रही है बढ़ोतरी। तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ जब ग्राफ बनेगा वो ग्राफ दोस्तों उल्टा होगा, इस टाइप से बनेगा, मतलब नीचे गिरता हुआ बनेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको लैंग्वेज में लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, जब किसी समक माला यानी जो एक्स और वाई लिखता हूं ना, इन्हीं की बात हो रही है, कोई अलग से माला लाके नहीं पहननी है। ठीक है, समक मालाओं के चर मूल्यों में आने वाले परिवर्तन के प्रति उत्तर में, यानी कि प्रति उत्तर में, ठीक है, प्रति उत्तर में उससे संबंधित यानी अगर x है तो y और y है तो x, एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं दोनों, एक ही मतलब समक माला बनाते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में गैर अनुपातिक यानी कि एक जैसा अनुपात नहीं हो। ठीक है, तो गैर अनुपातिक या परिवर्तनशील दर हो। कैसी हो, परिवर्तनशील दर से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील दर से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो चर मूल्यों के बीच अरेखीय सहसंबंध होता है। कैसा होता है, अरेखीय सहसंबंध होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कहने का मतलब केवल इतना है कि दो समक मालाओं के चर मूल्यों में जो आने वाला परिवर्तन है उसके प्रति उत्तर में उससे संबंधित जो दूसरी श्रेणी है उसमें जो परिवर्तन आता है वो गैर अनुपातिक हो या परिवर्तनशील हो, उसे ही कहा जाता है अरेखीय या फिर आपके वक्र रेखीय संबंध। ठीक है, अब इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए एक्स और वाई,
ठीक है। एक तरफ हो रहा है 10, एक तरफ 20, एक तरफ 30, एक तरफ 40 और 50 और 60, ठीक है। जबकि वाई में आप मान लीजिए कितना हो रहा है 3, फिर आपका 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21 और फिर 30, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ तो हो रहा है प्लस का 10, लेकिन यहाँ पर पहले हुआ +3, फिर हुआ प्लस का 4, फिर हुआ प्लस का 5, फिर हुआ प्लस का 6, फिर हुआ प्लस का 7, प्लस का 9। तो ये अल्टीमेटली कि फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील है। इसी प्रकार के डायग्राम को, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपके अरेखीय या वक्र रेखीय सह संबंध। लेकिन जब दोनों और प्लस हो रहा हो तब ग्राफ बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तब ग्राफ किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, उठता हुआ ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को एक्स वाई, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। मतलब क्या हो रही है, बढ़ोतरी तो हो रही है 10 की, लेकिन यहाँ मान लीजिए आपके है 5, फिर आपका 15, सॉरी ये तो बढ़ोतरी हो जाएगी, हमें यहाँ पर कमी वाला लेना है, तो हम लेते हैं यहाँ 36, 34, 20, 15, 10, 6। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रही है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तब इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर कैसा, यहाँ ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार का। क्यों ग्राफ बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में हो सकता है ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस प्रकार के 1-2 ग्राफ बना करके, 4 ग्राफ बना करके दे दिया आपको, सपोज करिए एक ये 2 और एक ये बोल दिया और एक आपका ये बोल दिया, और फिर इसमें से कोई ऑप्शन पूछ लेंगे आपको, बताइए कहाँ पर जो है वक्र रेखीय सहसंबंध है। तो वक्र रेखीय सहसंबंध इन दोनों में है, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किसमें धनात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध है, तो वह है इसमें, क्योंकि दोनों धनात्मक है। यहाँ एक में बढ़ोतरी एक कमी है, तो यहाँ ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा, लेकिन होगा कौन सा, वक्र रेखीय सहसंबंधी होगा। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बस फर्क इतना है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहला डिवीजन क्या कहता है कि दोनों बढ़ रहे हैं तो धनात्मक, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ऋणात्मक। दूसरा क्या कहता है, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर अगर दोनों में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, रेखीय। दोनों में अनिश्चित मात्रा में परिवर्तन आए तो बन जाएगा अरेखीय या वक्र रेखीय सह संबंध, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बार वापस से पहली स्लाइड पर आऊंगा और ये देखिएगा आप, यहाँ देखिए आप वापस से एक चीज नोट करिए। क्या चीज नोट करेंगे, और वह नोट करिए कि हम अब पढ़ने वाले हैं तीसरे के बारे में। किसके बारे में, जो ये हमारा तीसरा पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है तीसरा, तो आपका तीसरा पोर्शन है चरों की संख्या के आधार पर। कौन कौन सी है, सरल सहसंबंध यानी कि सिंपल कोरिलेशन, बहुगुणी सहसंबंध यानी मल्टीपल कोरिलेशन, और तीसरा पार्शियल कोरिलेशन यानी आंशिक सहसंबंध, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर कि सरल सहसंबंध क्या होता है। आज हम इसकी थ्योरी पढ़ा देते हैं ताकि कल जो है दोस्तों हम क्या कर पाएंगे, आपके आगे बात कर पाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए चरों की संख्या के आधार पर, और इसमें हम बात करने वाले हैं अभी सरल सहसंबंध, ठीक है। सरल सहसंबंध, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सरल सहसंबंध क्या है। देखिए दोस्तों, सरल सहसंबंध तब होता है जब दो चरों के बीच में सहसंबंध मापा जाए और जिसमें से एक स्वतंत्र होगा और दूसरे उस पर आश्रित होगा। जैसे कि आयु और आप वजन ले लीजिए, आयु बढ़ेगी तो वजन घटेगा। अब वजन बढ़े घटे से आयु का कोई लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि वजन तो आपका 18 के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अचानक से, लेकिन उस टाइम पे, और हो सकता है कि 18 में जो वजन था उससे कम हो जाए आप 19 में। तो अब लेकिन क्या हो रहा है, आयु बढ़ेगी तो वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन वजन बढ़े तो आयु बढ़े, यानी इस प्रकार का जो कॉन्ट्रावर्सन होता है एक दूसरे में विपरीत, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और इसमें एक चर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है।
ये बात भी याद रखनी है। तो सरल सहसंबंध में क्या लिखोगे, जब दो, कितने, केवल और केवल दो चरों के बीच, दो चरों के बीच सहसंबंध, दो चरों के बीच सहसंबंध मापा जाता है। दो चरों के बीच में क्या माप रहे हैं हम, सहसंबंध मापा जाता है, जिसमें क्या होगा आपका, एक चर तो स्वतंत्र होगा तथा जो सेकंड चर होगा यानी कि दूसरा चर क्या होगा दोस्तों, आश्रित होगा। ठीक है, आश्रित होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। एक चर तो स्वतंत्र होगा तथा दूसरा चर क्या होगा दोस्तों, आपका आश्रित होगा। वह सरल सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सरल सहसंबंध कहलाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, सरल सहसंबंध कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों आपका जो आता है वह आता, इसका मैं एग्जांपल वगैरह सब आगे लूंगा। सेकंड आता है दोस्तों आप लोगों के, एक सेकंड ब्लैक लेते हैं, बहुगुणी। कैसा, बहुगुणी सहसंबंध। अब बहुगुणी सहसंबंध क्या होता है, तो बहुगुणी सहसंबंध से तात्पर्य है कि जब तीन, सॉरी दो नहीं, एक सेकेंड, जब तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक चरों के बीच में अपन क्या करें, सहसंबंध निकालें। ठीक है, तीन या तीन से अधिक चरों के बीच सहसंबंध, क्या, सहसंबंध होता है, उसे बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। कैसा कहेंगे, बहुगुणी सहसंबंध कहा जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, तो बहुगुणी सहसंबंध कब होगा, जब तीन या तीन से अधिक चर हो। जैसे कि अभी तो हम एक्स और वाई लेके चल रहे थे, हो सकता है एक्स वाई और जेड तीन आ जाए, या तीन से अधिक चार आ जाए, पी क्यू आर, इस प्रकार से जब तीन या तीन से अधिक चर हो और उनके बीच सहसंबंध निकाला जाए तो उसे कहा जाता है बहुगुणी सहसंबंध। और तीसरा दोस्तों जो हमारा बाकी है वह क्या है, और तीसरा है दोस्तों हमारा आंशिक सहसंबंध। ठीक है, क्या, आंशिक सहसंबंध। ठीक है, अब देखिए आंशिक सहसंबंध कब होगा, आंशिक सहसंबंध भी तभी होता है जब तीन या तीन से अधिक चर हो। लेकिन तीन या तीन से अधिक चर होने पर क्या होगा, एक कोई होगा दोस्तों जिसको तो आप क्या मान लोगे, स्वतंत्र मान लोगे, और अन्य जितने भी दोस्तों आपके चर है, सॉरी एक चर को तो आप आश्रित चर मान लोगे और दूसरे को मान लोगे आप स्वतंत्र, और इसके अलावा जो तीसरा चौथा पांचवा जितने भी चर है उन सभी को आप क्या मानोगे, स्थिर मान लोगे। कैसे, कि आप मान लीजिए वर्षा है वो तो कंटिन्यूअसली सेम होगी भाई, वर्षा को हमने मान लिया स्थिर है, तो खाद की मात्रा जितनी होगी उतनी ही उपज बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, एक आंशिक हो गया। जबकि तीन थे, वर्षा भी थी, खाद भी थी और आपके उपज भी थी, लेकिन तीनों में से किसके ऊपर बात करी हमने, केवल खाद और उपज के ऊपर। तो इस प्रकार के सहसंबंध को क्या कहा जाता है, आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक चरों के बीच सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध, लेकिन एक चर को आश्रित, क्या मानोगे, आश्रित यानी ये पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक चर को आश्रित तथा दूसरे चर को
स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र तथा अन्य को स्थिर मानते हैं, स्थिर मान करते हैं या मान करके सहज संबंध निकालते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब तो 3 या 3 से अधिक चरों के बीच सहज संबंध, लेकिन एक चर को आश्रित मान लो, दूसरे को आप स्वतंत्र मान लो, और बाकी जितने भी स्वतंत्र बचे, जितने भी चर बचे हैं उनको आप क्या मान लोगे दोस्तों, आपके स्थिर मान लोगे। जैसे कि देखिए, वर्षा को स्थिर मानकर, जो बारिश होती है उसको स्थिर मानकर खाद्य तथा उपज के बीच सह संबंध, उसके बीच में क्या करना, सह संबंध निकालना, ठीक है, सह संबंध निकालना। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि वर्षा को हमने स्थिर मान लिया कि भाई बारिश तो जो है हर साल जितनी होती है उतनी ही होगी, लेकिन खाद की मात्रा बढ़ाएंगे तो उपज बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे ही कहा जाता है आंशिक सह संबंध, ठीक है दोस्तों। आज के दोस्तों हमारे जो सह संबंध थे उनके टाइप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। हम पहली क्लास से वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी दोस्तों किसके बारे में, कि सह संबंध के प्रकार कितने हैं। सह संबंध के 3 प्रकार बताए गए, परिवर्तन की दिशा के आधार पर और परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। और मैं यहाँ एक सेकंड आपके लिए ही चेंज करना चाहूँगा। देखिए, अब तो हमने सबसे पहले बात करी दोस्तों सह संबंध के प्रकार, परिवर्तन की दिशा के आधार पर, फिर अनुपात के आधार पर, फिर चरों की संख्या के आधार पर। अब परिवर्तन की दिशा के आधार पर हमने 2 भाग पढ़े, धनात्मक और ऋणात्मक, जबकि परिवर्तन के अनुपात के आधार पर 2 भाग पढ़े, रेखीय और वक्र रेखीय। और चरों की संख्या के आधार पर 3, सरल सह संबंध, बहुगुणी सह संबंध और आंशिक सह संबंध, ठीक है दोस्तों। फिर हमने कल ही पढ़ लिया था परिवर्तन के आधार पर। आज हमने पढ़ा है रेखीय सह संबंध क्या होते हैं, जब एक श्रेणी के सर मूल्य में आने वाला परिवर्तन के प्रति उत्तर में उससे दूसरी श्रेणी में जो परिवर्तन आते हैं एक निश्चित दर से, उसे कहा जाता है रेखीय सह संबंध। और इसका डायग्राम और एग्जाम्पल समझे। फिर हमने बात करी अरेखीय या वक्र रेखीय सह संबंध क्या होते हैं, तो जब समक मालाओं के चर मूल्यों में आने वाले परिवर्तन के प्रति उत्तर में उससे संबंधित दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में जो गैर अनुपातिक या परिवर्तनशील जो परिवर्तन आता है, उन्हीं जो चर के मूल्यों में जो बीच संबंध है उसे ही हम कहेंगे अरेखीय सह संबंध, ठीक है। फिर हमने बात करी इसके ग्राफ और एग्जाम्पल की। फिर चरों की संख्या के आधार पर सरल, जब 2 चर है केवल और एक स्वतंत्र एक आश्रित है। बहुगुणी, जब 3 या 3 से अधिक है, ठीक है। और आंशिक, जब 3 या 3 से अधिक चर तो हो, लेकिन क्या होगा, एक आश्रित होगा, दूसरा स्वतंत्र होगा और बाकी जितने भी चर है वो सभी स्थिर मान लिए जाते हैं। अब हम कल दोस्तों इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कार्ल पियर्सन ने जो दोस्तों एक सह संबंध गुणांक दिया है उसके बारे में पूरी डिटेल, और उनके द्वारा दिया गया फॉर्मूला जो मैंने पहली क्लास में बताया था, और कहां पर नो रिलेशन, नो कोरिलेशन यानी कि सह संबंध नहीं होगा, कहां परफेक्ट होगा, और कहां पर लो डिग्री का होगा, कहां मॉडरेट डिग्री का होगा, कहां हाई डिग्री का होगा, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और जो सह संबंध निर्धारण की विधियां हैं, जैसे रेखा चित्र है, फिर गणितीय है, विषय आपके जो स्कैटर डायग्राम है, ग्राफिक डायग्राम है, इसके अलावा कार्ल पियर्सन के सह संबंध गुणांक है, स्पीयरमैन का कोटि संबंध अंतर्निहिति है, संगामी विचलन है, अन्य जो भी मेथड्स हैं उन सभी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक भी बार नहीं जाना चाहिए, यही मेरा टारगेट है। स्टैटिक्स आपको पूरी मेरा टारगेट है कि कर पाए आप, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान जीके की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो आज ही जाकर के लेट्स पढ़ो चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां डेली 9 बजे आपके लिए टेस्ट होता है, तो आप उस टेस्ट को अटेंड करें ताकि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन बेटर हो सके। थैंक यू।